अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश इंग्लिश नहीं बल्कि पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में एक्चुअली। तो पाकिस्तान अफेयर्स का हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल, जिसकी कल लाइव स्ट्रीमिंग हुई फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई भी केस जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए सुना जा रहा है और सारी आवाम को, सारे लोगों को इस से रोशनास करवाया जा रहा है कि ये है क्या चीज़ और किस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं एंड हाउ इट वेंट डाउन। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसका मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा। उसके अलावा कुछ हम क्रिटिकल चीज़ें देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट क्या है या फिर ये क्यों ज़रूरी था, या कौन सा पर्सपेक्टिव ठीक है कौन सा नहीं ठीक। मेरे मुताबिक कौन सा ठीक है, आई वुड जस्ट बी लेइंग इट बेयर इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई होप दैट यू विल एंजॉय इट एंड लेट अस गेट इनटू द वीडियो। वी हैव लाइव स्ट्रीमिंग जी। कल लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां से दो वकील थे। मैंने एटलीस्ट दो को ही देखा। एक ख्वाजा तारिक रहीम साहब थे, दूसरे एक सिद्दीकी साहब थे। मुझे उनका एग्जैक्टली नाम अभी याद नहीं है, बट उनके सामने एक, जिस तरह आपने सुना होगा ना गोल मेज कॉन्फ्रेंस, वैसे उसमें गोल मेज का होना ज़रूरी नहीं है, बट लिटरली जो बेंच बना हुआ था इट वाज लाइक इन दिस शेप। इतना बड़ा बेंच है और इस पे कोई ना 15 जजेस जो हैं वो कुर्सियां लगा के सेंटर में यहाँ पे वकील साहब खड़े थे और उनकी तरफ मुंह करके सारे देख रहे थे एंड दे वर आस्किंग देम क्वेश्चंस। थोड़ा सा इसको मैं अगर जूम आउट कर दूं आपके लिए तो आई थिंक इट विल बी बेटर। यस, चलिए ठीक। तो जो वकील साहब थे यानी कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब, पहले तो काफ़ी देर वो बोलते रहे एंड आप अगर उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो देखें तो ख्वाजा साहब जो है अक्सर जजेस की बातों को भी जो है ना वो इग्नोर करके बोलते जाते थे। हालांकि जो एटिकेट ऑफ कोर्ट होता है उसमें ये होता है कि अगर जज साहब बोलने शुरू हो गए हैं तो फिर आपको उस वक्त चुप कर जाना चाहिए, उनकी बात सुन के फिर आप जवाब देते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे जो है ना फेमस या फिर यूं कह लें कि अहम चेहरे नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले काजी फायज ईसा साहब हैं जो कि हमारे नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं आफ्टर द फेयरवेल ऑफ उमर अता बंदयाल साहब। एंड देन वी हैव जस्टिस मुसर्रत हलाली हेयर जो कि पेशावर हाई कोर्ट में पहले थी और अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। जस्टिस आयशा मलिक, जिनकी एलिवेशन पे बहुत ज़्यादा एतराज़ भी थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ उठाया गया था। फिर है जी जस्टिस अतर मिनल्ला, फिर जमाल अहमद मंदोखेल साहब, आई थिंक ये हैं या कौन से, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी हैं। तो काफ़ी सारे जो है ना फेमस और नामवर नाम आपको इस बेंच में नज़र आते हैं। फुल कोर्ट का बेंच था जी 15 जजेस का और वो इस चीज़ को सुन रहा था। अब बात ये है कि ये प्रोसीडिंग किस चीज़ के हवाले से थी। ये थी बेसिकली अबाउट द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल, जो कि नेशनल असेंबली से पास हुआ, फिर सेनेट से भी आई थिंक पास हो गया था एंड देन इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने इसको रिव्यू के लिए वापस भेजा था कि जी इसको रिव्यू कर लें, ये ठीक नहीं है, इट विल बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। और हुआ भी यही आई थिंक। जब ये पास हो भी गया था तो उमर अता बंदयाल साहब ने जो है इसको सस्पेंड कर दिया था या फिर कहा था कि जी ये अल्ट्रा वायरस है व्हाट्सएवर। ठीक है जी। तो इसमें पार्लियामेंट का क्या रोल है बेसिकली। पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो है उसके दोनों हाउसेज हैं जी, एक नेशनल असेंबली है, एक सेनेट है। यहाँ पे आपके मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। तो इस बिल का मकसद क्या था। बिल का मकसद था जी कि जो सो मोटो पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज की बजाय एक बेंच के पास हों या फिर कमेटी के पास हों, वो उसके ऊपर डिसाइड करे कि सो मोटो ठीक है या नहीं ठीक। और अगर वो ठीक भी है तो फिर भी उसके ऊपर कोई एक जज जो है वो एक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक बेंच। आगे हम ये पूरा बिल जो है इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट का रोल ये है कि कल की प्रोसीडिंग के अंदर भी जस्टिस फायज ईसा साहब ने भी यही 3-4 दफ़ा मौक़िफ़ दिया कि देखें, आर्टिकल 191 में जनाब आप कहते हैं कि लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स या अपने रेगुलेशंस खुद बना सकता है। मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जी। इसमें आर्टिकल 191 है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट।
तो 191 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में क्लियरली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल्स और रेगुलेशंस जो है बना सकती है फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, दिस इज इट। ठीक है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन फायद ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये पावर जो है ये अनइलेक्टेड जजेस यानी कि गैर मुंतखब जजेस, हम लोग जो है वो प्रमोशन से आए हैं या फिर हम पढ़ के आए हैं, लेकिन जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जनाब, तो क्या ये पावर ज़्यादा सूट नहीं करती कि वो पार्लियामेंट को दे दी जाए? ठीक है, पार्लियामेंट को दे दी जाए कि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके। एक्चुअली इट गोज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स होती ये है कि हर एक जो ब्रांच है वो अपने रूल्स खुद बनाएगी, और ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने भी यही कहा था कि पार्लियामेंट अपने रूल्स खुद बनाती है, एग्जेक्टिव ब्रांच अपने रूल्स खुद बनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी खुद बना सकती है। लेकिन स्टिल फायदी साहब सेट कि जनाब यहाँ पे जो लोग हैं ये गैर मुंतखब हैं, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अगर वो कह रहे हैं कि भाई हम आपके रूल्स आपको बना के दे देते हैं क्योंकि इससे हमारे राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होती है या फिर आपके जो सो मोटो केसेस होते हैं उससे पब्लिक इंटरेस्ट का लॉस होता है एक्चुअली, तो फिर क्या उनको ये पावर दे देनी चाहिए या फिर नहीं? तो ये सारी कल बहस होती रही है। तो अब हम आगे चलते हैं, पार्लियामेंट की तो बात होगी, आगे चलते हैं जी कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल क्या है। अच्छा जी, इसमें कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं तो ताकि आपकी आसानी के लिए, इसमें सबसे पहले आर्टिकल 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बताता है कि जी सुप्रीम कोर्ट अपने रूल प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स जो है वो खुद बना सकती है। फिर आगे ये बिल शुरू होता है, इसका टाइटल आ गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस कि जनाब बेंच किस तरह से तश्कील दिया जाएगा, कोई भी केस वगैरह सुनना है, कोई भी केस कॉज अपील मैटर जो भी है सुप्रीम कोर्ट के पास जो आएगा, शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ बेंच। बेंच क्या होता है? ऐसा कोर्ट जिसके दो या दो से ज़्यादा जजेस हों। एक बेंच वाला भी पता नहीं सिंगल जज वाले को भी बेंच कहते हैं कि नहीं, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट हेयर। शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए कमेटी। तो यहाँ पे जो बेंच बनेगा इसको बनाने वाली कौन है जनाब? यहाँ पे एक कमेटी होगी। ठीक है जी, और कमेटी जो है इसके कितने मेंबर्स होंगे जनाब? कमेटी अगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ तो एक इसमें सीजेपी होगा और दो सीनियर मोस्ट जजेस, टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आप इसको 1 2 3 भी कह सकते हैं कि क्योंकि टॉप पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, वो सीनियर मोस्ट होते हैं, देन वी हैव सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। तो टॉप के जो 3 जज हैं उनकी कमेटी होगी और वो तश्कील देंगे, कोई भी मैटर आता है, कोई कॉज है, कोई भी अपील है, बेंच के आगे आती है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के लिए आती है कि जी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे, इस पे अपनी राय दे, तो उसको डायरेक्टली जो है वो किसी एक की तरफ असाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी कि ये आपने केस किसकी तरफ भेजना है। ठीक हो गया? तो ये कमेटी जो है, ये मैंने कमेटी के लिए डब्बा बनाया है, उसमें एक सीजेपी होगा, दूसरा और तीसरे नंबर पे जो सीनियरिटी में जजेस हैं वो इस चीज़ का फैसला करेंगे कि ये केस जनाब किस बेंच के पास जाएगा। ठीक है, और जो कमेटी के फैसले होंगे, अब ये कमेटी जाहिर है कि सीजेपी कह देता है जी फलाने जज को दे दें, दूसरे कह देते हैं इसको, तीसरा किसी और को कह देता है, तो उसका मामला हल नहीं हो सकेगा। लेकिन इस कमेटी की जो वर्किंग्स हैं वो किस तरह से होंगी? मेजॉरिटी के ज़रिए, कि वो आपस में मशवरा मशावरत करेंगे, और फिर 2 to 1 हो सकता है या फिर 3-0 भी हो सकता है कि जनाब 3 के 3 जजेस जो हैं एक ही बंदे का कह रहे हैं या एक ही जो बेंच है उसकी फेवर में जा रहे हैं, या फिर दो बंदे जो है अगर एक ही फेवर में जा रहे हैं, तो चाहे यहाँ पे आपका सीजेपी है, स्टिल सेकंड और थर्ड नंबर वाले जज जो हैं अगर वो इस साइड पे हैं, दोनों रजामंद हैं, तो ये उनकी सुनी जाएगी और ये 2 to 1 उनकी फेवर में जाएगा ड्यू टू मेजोरिटी रूल। ठीक हो गया? नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट। बड़ी मजे की चीज़ है, जो सो मोटो पावर्स हैं जो आप कहते हैं जी कि आज खुद नोटिस, वो बेसिकली आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 में आता है। आर्टिकल 184 जो है ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जी सुप्रीम कोर्ट की, और उसके अंदर थर्ड नंबर पे आती है सो मोटो की पावर्स के, अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, तो उसके ऊपर सो मोटो एक्शन लिया जा सकता है। अब बात यह है कि माजी में हमने जो पाकिस्तान में देखा है, एक तो पैनमा का केस है, पैनमा पेपर्स का, जो कि बहुत नोटोरियस है। अब पीटीआई वाले या फिर कुछ हल्के हैं जो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा किया था,
लेकिन जो नून लीग वाले हैं या फिर नवाज शरीफ के हामी हैं या दूसरे लोग हैं या जो सिंपली कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं जी कि सो मोटो पावर्स जो हैं वो ट्रैम्पल करती हैं दूसरों के राइट्स और दे आर समवॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ठीक है। और इसी तरह दूसरी जो एग्जांपल्स कल दी थी, क्या नाम है इनका, काजी फायज ईसा साहब ने, वो उन्होंने दी थी जी रेकोडिक की, कि जनाब रेकोडिक में भी सो मोटो एक्शन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान को कोई 6-7 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। 6-7 बिलियन डॉलर था या फिर 11 बिलियन डॉलर का, कंफर्म कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली अगर सो मोटो पावर जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है, तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। और ये क्यों उसके अगेंस्ट जा रही है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक जज जो है वो सो मोटो पावर जो है उसको यूज़ कर रहा है। अगर इसमें मल्टीपल जजेस इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर ये थोड़ी सी जो है ना टोन डाउन हो जाएगी, इट विल बी मोर रैशनलाइज्ड। आइडियल तो यही होता है किसी भी डेमोक्रेसी में या फिर किसी भी इदारे में जो कि डेमोक्रेटिक हो, कि सारे के सारे लोग जो हैं डिसीजन मेकिंग में हो, बट दैट वुड रेंडर इट यूजलेस और वेरी स्लो, वेरी स्लगिश इन इट्स एफिशिएंसी। सो व्हाट वी कैन डू इज रैशनलाइज अ लिटिल बिट। आइडियली ये होता है कि जी एक बंदा जो है जो कि अक्ल कुल है, वो अपनी अकल के मुताबिक बिल्कुल सही फैसला दे दे, लेकिन कोई भी बंदा जो है वो परफेक्ट नहीं होता और उसकी जजमेंट जो है वो फॉगी हो सकती है। सो यू कैन मेक बेंचेस या फिर कमेटीज छोटी छोटी बना देते हैं ताकि मेजॉरिटी रूल के साथ आप वहाँ पे मशवरा कर सकें या फिर उस पर अपनी राय दे सकें। सो आर्टिकल 184(3) जहाँ पे अप्लाई होगा, उसके लिए क्या पहले काम होगा जी? सबसे पहले जनाब उसका जब क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी फर्स्ट प्लेस बिफोर अ कमेटी। वही कमेटी जो 3 जजेस वाली मैंने बताई है, सीजेपी और 1 2 3 आप कह सकते हैं, या फिर सीजेपी प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, उनके सामने रखा जाएगा और फिर वो कमेटी फैसला करेगी कि ये आया कि वाकई इतना पब्लिक इम्पोर्टेंस वाला क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से या नहीं है। क्या ये वाकई किसी इन इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स को ट्रैम्पल कर रहा है या फिर उनको इन्फोर्स करने के लिए ये सो मोटा एक्शन ज़रूरी है, या फिर इट कैन बी इग्नोर्ड, या फिर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस के कोई दूसरे मैटर्स हैं, हमें उनको देखना चाहिए। ठीक है। तो अगर वो फैसला करती है इफ़ यस और नो, अगर वो करती है फैसला कि यस जनाब के फंडामेंटल राइट्स का ये मामला है और इसको हमें एनफोर्स करवाना चाहिए, तो फिर क्या होगा? इट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच कंप्राइजिंग नॉट लेस देन 3 जजेस। तो 3 या 3 से ज़्यादा जजेस का ये कमेटी जो है बेंच बना देगी। अब याद रखें कि पहले जो सो मोटो पावर्स है या सो मोटो केसेस हैं, उनमें नॉर्मली एक ही जज जो है वो सो मोटो एक्शन ले रहा होता था और उसी का फैसला होता था। लेकिन अब अगर कमेटी के पास फैसला आया है, पहले वो तयन करेगी कि ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंस का या फंडामेंटल राइट्स का मैटर है भी या नहीं, और अगर है फिर भी एक जज के फैसले के ऊपर ये बात नहीं छोड़ी जाएगी कि इसका फैसला क्या होगा या हम इसी क्या रिकमेंडेशन देते हैं। वो फिर भी 3 या 3 से ज़्यादा जजेस के पास जाएगा जो कि उस बेंच को हेड बेंच के ऊपर बैठे होंगे या हेड कर रहे होंगे, और इस 3 या 3 से ज़्यादा जजेस में मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे 2 जजेस जो हैं वो भी आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना हो, मे और मे नॉट बी देयर। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल मे ऑल्सो इंक्लूड है, तो दैट मीन्स कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर वो कमेटी उस बेंच पे रखती है तो वो होंगे, अदरवाइज वो किसी दूसरे 3 4 5 जजेस का भी बेंच बना सकते हैं। ठीक है। तो ये थी बोन ऑफ कंटेंशन या फिर रियल मसला ये था। और माजी में अगेन मैंने आपको बताया है कि फाइज़ साहब ने कहा था कि रेकोडिक में भी हमें नुकसान हुआ कि पाकिस्तान को कोई 6-7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। पाकिस्तान इज़ स्ट्रगलिंग टू फाइंड इवन 2 और 3 बिलियन नाउ डेज। तो अगर इतना ज़्यादा नुकसान जो है एक सो मोटो एक्शन की वजह से हुआ है, तो दैट मीन्स के दिस पावर मस्ट बी regulated or revisited. So that is why this court was in order. और तारिक रहीम साहब जो हैं वो कह रहे थे नहीं जनाब सारी पावर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही होनी चाहिए। पार्लियामेंट कौन होती है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को आके डिक्टेट करे कि जी आपके 3 जजेस की एक कमेटी होगी, वो आगे से बेंचेस बनाएगी? नहीं, ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट खुद हैंडल करे, अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स खुद बनाए। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अपील का राइट। अगर आपने अपील करनी है, कोई भी किसी भी बेंच ने अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया है, तो फिर भी आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं कि इसको रिव्यू कर लिया जाए विद इन 30 डेज।
और अगर वो अपील हो जाती है तो वो लार्जर बेंच के पास जाएगी, टू अ लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड उसकी हेयरिंग जो है वो फिक्स की जाएगी 14 दिन तक। 14 दिन से पहले पहले उसकी हेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 30 दिन तक आपके पास टाइम है जी, आप अपील कर सकते हैं। और जब आपने अपील फाइल कर दी है तो वो लार्जर बैंक उसकी हेयरिंग के लिए उसको फिक्स करेगा विद इन 14 डेज, इससे लेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्पीड अप करने की भी एक कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट किया जाए। आगे राइट टू अपील काउंसिल ऑफ चॉइस, के जिसने अपील करनी है वो अपना काउंसिल ऑफ चॉइस, काउंसिल मींस एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज के एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ अर्जेंट मैटर्स। तो अगर कोई एप्लीकेशन आती है जी, कोई अर्जेंट मैटर है उसको फिक्स किया जाए तो वो भी 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो फिक्स किया जाएगा फॉर इट्स हेयरिंग। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि फॉर एग्जांपल जजेस की डिस्क्रेशन हो सकती है, या फिर हाँ इसके अंदर जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है उसके बारे में पहले भी एक दफ़ा रिमार्क्स आए थे काजी फायज ईसा साहब के, कि मुझे तो लगता है कि मेरे से ज़्यादा या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज से ज़्यादा पावर जो है वो रजिस्ट्रार की है। द रीज़न इसके ही चूजेज या ही हैज़ डिस्क्रेशनरी पावर कि कौन सा केस किस बेंच के पास, किस जज के पास जाएगा। सो अगर अब 14 अर्जेंट मैटर का कोई केस आता है तो उसको 14 दिन के अंदर अंदर फिक्स किया जाएगा। अब रजिस्ट्रार की ये डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है कि वो 3-4 महीने पहले जो है ना उसकी कैबिनेट में पड़ा रहे, या फिर वो उसको इग्नोर करे, या फिर अपनी पॉलिटिकल बायसनेस की वजह से उसको किसी खास जज के सामने लगा दे। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग हेयर। बाकी यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी और लगी है वो है जी अर्जेंट मैटर्स। अर्जेंट अब कौन सा हो सकता है, ये चीज़ तयन करना एक बहुत बड़ा मामला होगा, क्योंकि अर्जेंसी आया कि किसी पर्सन के लेवल पे भी हो सकती है। मैं अगर जाकर कह दूँ जी कि ये मेरे लिए बड़ा अर्जेंट मैटर है, वरना अगर 2-3 दिन ये अपील लेट होती है तो मुझे 20 लाख का नुकसान हो जाएगा, तो मेरे लिए तो ये भी अर्जेंट है। लेकिन स्टेट लेवल पे या फिर जो सुप्रीम कोर्ट जिसको समझती है अर्जेंट, वो क्या होता है, दैट विल बी अ थिंग टू वॉच फॉर। और बाकी ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज के पावर को थोड़ा सा डेलीगेट किया जा रहा है या फिर डिस्पर्स किया जा रहा है, किसी एक बंदे की डिस्क्रेशनरी पावर पे नहीं है। और अगर आपने पिछला ये पूरा साल 1.5 साल देखा है नून लीग की या फिर स्पेसिफिकली पीडीएम की हुकूमत का, तो आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से। उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हुई कि वो अपनी सास की मानते हैं और ये और वो। तो ये बेसिकली बिल भी उन्हीं के ज़माने में आया था शहबाज शरीफ की हुकूमत में, कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी राय क्या है इस बिल के बारे में। आया कि ये बिल पास हो जाना चाहिए, या फिर इस बिल को पास करने की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल, एंड we'll see what happens about this bill, and share this video with your friends, and I hope that they will find it helpful as well. Make sure you like and subscribe, and I'll see you in the next video. Tab tak ke liye take care. Allah Hafiz.